हाँ, जैसा मैंने बताया काउंटर स्ट्राइक मैं बहुत खेलता था, क्योंकि उसमें सिर्फ फोकस ही करना पड़ता है। तो उसमें मेरे हाथ में कीबोर्ड है, माउस एंड एम है, तो उसमें बहुत एंड मैं गेमिंग को भी बहुत बड़ा थैंक्स दूँ। जैसे कुछ गेम्स होते हैं जैसे असिस्टेंस क्रीड है, टूम रेडर है, प्रिंस ऑफ पर्शिया है, जैसे मैंने इन गेम्स को खेला तो इसमें भी प्रॉब्लम सॉल्विंग थी ना। 4 डोर है, एक में गया, आगे तक गया, कुछ नहीं मिला, वापस आके दूसरा ट्राई किया, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना। तो मुझे पता चला कि पीछे से हिंट्स लेके आगे कैसे सॉल्व करना है, तो वैसे पजल भी पीछे से हिंट्स लेके चीज़ों को कनेक्ट करिए, हर चीज़ में प्रॉब्लम सॉल्विंग है। काउंटर स्ट्राइक में बहुत खेलता था क्योंकि उसमें बहुत कॉम्पिटिटिव थे चीज़ें, लाइक उसमें रैंक अप होता रहता था। अब जैसे इस देश की काफ़ी ज़्यादा जनता बीच में पबजी मोबाइल बहुत चला था, बहुत खेलती थी, क्योंकि सबके अंदर का वो जो कॉम्पिटिटिव आदमी था वो बाहर आ रहा था कि भाई मुझे भी रैंक पुश करना है, मेरा ये दोस्त एस है या कुछ भी है, एस ऐसे ही कुछ होता है, तो मैं क्यों नहीं। तो लोगों के अंदर वो जो कंपटीशन वहाँ पे था, वो कंपटीशन अगर आदमी यहाँ पे दे देना तो बहुत कुछ बदल सकता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy। वो कहते हैं ना, एज इज जस्ट अ नंबर। ये बात सच की है आज के हमारे गेस्ट यश वर्मा ने, जिन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में बैंक पीओ का एग्जाम क्लियर किया है। सो देर ना करते हुए आइए उनसे मिलते हैं। हाय यश। हेलो सुमित, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। तो आई एम फ्रॉम लखनऊ एंड आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम देयर ओनली, एंड मैंने कॉलेज ही वहीं से किया, BCA करा मैंने ग्रेजुएशन में, एंड आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, एंड तभी मैंने फॉर्म फिल किया था, एंड सो देन आई प्रिपेयर्ड एंड आई क्लियर्ड द RRB PO एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। तो अभी मेरा लाइक रिजल्ट आया जनवरी में। तो ओके, सीधा और सटीक जवाब देना है इसका, 20 साल में कैसे? बताना कॉम्प्लिकेटेड है, पर सिंपल रखूँ तो जो मेरी स्कूलिंग थी, लाइक जो प्री प्राइमरी स्कूलिंग थी, तो उसमें काफ़ी बेसिक था। मेरा जो स्कूल था वो नर्सरी KG फर्स्ट वाला, उनका ऐसा था सिंपल सा। तो जब मैं लाइक 3 साल का था तो आई वॉज इन नर्सरी, तो 4 साल पे KG में आया एंड 5 साल पे फर्स्ट पे आया। तो अगर यही मैथ लगाएं तो 16 पे मैंने 12th कर ली, फिर 19 से मेरी ग्रेजुएशन हुई, एंड जब मेरी ग्रेजुएशन हो गई तो 19 जब मैंने फॉर्म फिल किया था, तो जब फॉर्म फिल का एज मांगता है, तो जो आज मेरा फॉर्म है तो उस पर भी एज 19 ही पड़ी है। तो एक तरह से जब मैंने प्री का एग्जाम दिया तब भी मैं 19 का ही था। बट कैसा लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर होना, और इस उम्र में कैसा फीलिंग होती है, और दोस्त वगैरह सब क्या बोलते हैं इस बारे में? वैसे लगता तो काफ़ी अच्छा है, पेरेंट्स बहुत प्राउड है, लाइक वो भी सबको बता रहे हैं, एंड दोस्त भी काफ़ी शौक में है कि जिनके साथ ग्रेजुएशन किया था, लाइक काफ़ी लोग तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फील्ड में चले गए क्योंकि आई डिड BCA, एंड बाकी लोग कुछ लोग MCA के लिए चले गए, एंड आई क्लियर बैंक PO। तो लाइक मैंने किसी को बताया नहीं था, मैंने कुछ नहीं बताया था। तो एक दिन मैंने रैंडमली स्टोरी डाल दी, मेरे एक दोस्त ने डाली, तो मैंने उसको रीशेयर करा था। मैंने एक दिन रैंडमली डाल दी, तो उससे एवरीवन गॉट टू नो, तो मेरे को लाइक बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए कि ऐसे कैसे एंड ऑल। तो काफ़ी अच्छा लगता है। अभी तो फिलहाल देखा जाएगा जो होगा आगे। आपने BCA किया, करेक्ट? BCA से बैंकिंग का एग्जाम क्यों? BCA से लाइक आपने जैसे बोला सारे फ्रेंड्स वगैरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हैं, तो आप बैंकिंग में क्यों गए? जब से मैं छोटा था मुझे कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो आई वॉज इनटू कंप्यूटर्स लाइक बहुत ज़्यादा। पर जब मैंने BCA ऑप्ट किया, तो जब मैं कोडिंग करता था तो मैं लाइक आई वॉज ओके विद इट, बट जब मैं ये सोचता था कि मुझे लाइक टिल द एंड ऑफ माई लाइफ यही करना है, एंड मैं ये सब सोचता था, तो मुझे लाइक अच्छा नहीं लगता था। तो मैं बोर हो जाता था, जैसे कॉलेज प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था बर्डन है एक, तो मैं उस फील्ड से टोटली आउट हो गया। देन मुझे काफ़ी लाइक सेकेंड ईयर की बात है, तो मुझे थोड़ा बैंक PO में पता चला, तो आई गॉट टू नो अबाउट इट। तो मैंने पढ़ाई की, मैंने 1 महीने की, 1.5 महीने की मैंने छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ और देखेंगे, बिकॉज मैं कभी स्टेबल नहीं रहा। आई वॉज लाइक कभी इधर कभी उधर, हमेशा करता रहा, तो यही करता था। फिलहाल जब 3rd ईयर में आया, जब रिजल्ट आ रहा था 3rd ईयर का, तो बैठा हुआ था, तो मेरे कज़न ने मुझे बताया कि तुम भर सकते हो फॉर्म। मैंने बोला नहीं, मैं 20 का हूँ, नहीं भर सकता। तो उसने मुझे बताया नहीं, RRB PO में एज 18 मांगता है। देन मैंने नोटिफिकेशन चेक की एंड आई गॉट टू नो कि अच्छा 18 मांग रहा है। तो मुझे बहुत लाइक कोई नॉलेज नहीं थी, बहुत बेसिक नॉलेज थी कि क्या आ रहा है सिलेबस में। तो फिर मैंने लाइक जून में ही प्रिपरेशन स्टार्ट की, मई जून में, एंड अगस्त में प्री था, तो काफ़ी कम टाइम था, बट समहाउ आई मेड इट। तो प्री दिया, प्री निकला, उसके बाद मेंस इंटरव्यू सब निकला, एंड नाउ आई एम हियर। आपको इतने कम टाइम के अंदर आपने एग्जाम क्लियर कर दिया, करेक्ट? इतने कम टाइम में तो लोग फोकस नहीं कर पाते हैं कि मेरे को करना क्या है, कैसे आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है? अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है प्रिपरेशन की? देखिए, सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो माइंडसेट है वो तो कॉम्पिटिटिव है। तो
मैं जब कॉम्पिटिटिव माइंडसेट होता है तो उसकी वजह से मैं सबसे ज़्यादा रिलाय मॉक्स पे करता था, अपने आप को लोगों से कंपेयर करता था। यूट्यूब पे किसी की वीडियो देखी तो मैंने देखा अच्छा इसने ये मॉक दिया, इसके इतने मार्क्स हैं, मेरे कितने आएंगे, मैं देने बैठ गया। तो पहले तो मैंने एड ऑन बता दिया ऐसे ही, अब स्टार्ट करते स्ट्रेटजी से। तो क्वांट्स में जो लाइक बच्चे हैं उनको सबसे बड़ा इशू आता है लाइक अरिथमेटिक का। तो व्हाट दे डू इज कि वो उसको इग्नोर करने की जगह वो उसमें उसको और टाइम देते हैं। टाइम कम है, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना चाहिए, जो चीज़ हमारी वीक है, लाइक जो चीज़ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, जैसे प्रोबेबिलिटी है, मेंसुरेशन है, ये चैप्टर्स हैं, इनसे एक एक क्वेश्चन आएगा एंड वो आपका बहुत टाइम ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मेरे पास टाइम कम था, मुझे पता था कि मुझे निकालना है जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, स्पीड मैथ्स में आता है। करेक्ट। तो आई गॉट टू नो कि 15 मार्क्स का तो स्पीड मैथ्स से ही आ रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, एक 4th क्लास का बच्चा कर सकता है इसको। तो मैंने बोला कि ठीक है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, इस पर फोकस करते हैं। उस पर फोकस किया, स्पीड मैथ मेरी तेज़ हुई और मैंने अरिथमेटिक के बस 3 टॉपिक पढ़े थे अच्छे से, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अरिथमेटिक पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो बेस है, जो आपका डी आई को एक बेस देगा वो पढ़िए। तो जब मैंने ये 3 अरिथमेटिक के टॉपिक्स पढ़े तो मुझे डी में काफ़ी हेल्प हुई। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में भी मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। लाइक मुझे जब मैं पढ़ता था तो मुझे अच्छा लगता था क्वेश्चन सॉल्व करना। एक प्रॉब्लम पता ना, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट है तो थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा लगता था। तो उसी के थ्रू प्रीलिम्स मैंने यही रखा, मॉक्स दिया, ज़्यादातर मॉक्स दिया। और क्वांट्स में मैंने सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, मतलब स्पीड मैथ्स एंड डी पे ज़्यादा फोकस किया। अरिथमेटिक को लाइक मैंने, अगर मैं बताऊँ तो मैंने ना प्री में ना मेंस में मैंने कहीं भी अरिथमेटिक कहीं भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। ऑल्दो मैंने पढ़ा था थोड़ा बहुत, पर मेरे को कभी टाइम ही नहीं मिला कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ, मैं अटेम्प्ट नहीं करा था। अरिथमेटिक मैंने टोटली स्किप की, प्री मेंस दोनों में। ये तो क्वांट की बात होगी। अगर हम रीजनिंग पे आते हैं, रीजनिंग में कैसे क्या आपकी पूरी स्ट्रेटजी रही? अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें तो मैं यूट्यूब पे लाइक एक दिन स्क्रॉल कर रहा था ऐसे ही, मतलब रीजनिंग के बारे में ही। तो काफ़ी सारे टीचर्स आए थे, तो जो मैं टीचर सबको सजेस्ट करूँगा वो अंकुश लांबा सर। उनकी लाइक एक बार मैं उनकी जो पहली वीडियो देखा था, एक सर्कल बनाना था। तो सर्कल को उन्होंने स्ट्रेट लाइन बना दिया थ्रेड में एंड मेरे को समझ आ गया। मैं बोला अरे ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब मैं उसको पहली बार में समझ गया एंड आई वाज लाइक कि अच्छा हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं ना, कोई टीचर ऐसे बताता है। तो पजल्स ही कोर है, जो पजल है वही कोर है। क्योंकि जो जैसे 35-40 मार्क्स का आ रहा है रीजनिंग, तो उसमें मोस्ट ऑफ लाइक 50% से भी ज़्यादा पजल रहेंगी। करेक्ट। तो फिर हमें पजल पे बहुत फोकस करना है। बाकी जो मिसलेनियस टॉपिक है उनकी भी कुछ ना कुछ ट्रिक्स होती है कहीं ना कहीं, जैसे इनइक्वलिटी है उसकी ट्रिक है, बाकी डायरेक्शन डिस्टेंस है, ब्लड रिलेशन है, इन सबको भी सब प्रैक्टिस से आएगा। मैं बोलूँगा मॉक इज़ द की। अगर आप मॉक दे रहे हैं, जैसे जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था तो मतलब मैंने सब नहीं किया ना, मैंने जो सिलेबस ही 60% कंप्लीट किया था। तो मुझे क्लियर था कि जब तक जितना मैं अभी मेहनत करूँगा उतना मुझे मॉक में मेहनत करूँगा उतना मुझे एग्जाम में इजी पड़ेगा, क्योंकि मैं हैबिचुअल हो जाऊँगा। तो मैंने इतने मॉक्स दिए, लाइक एग्जाम से पहले तो मैं एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 मॉक्स दे देता था प्री के। लाइक 1 घंटे के मॉक होते थे, 45 मिनट 1 घंटे, तो मैं 4-5 घंटे मॉक को ही देता था, एनालाइज करता था, मॉक देता, एनालाइज करता, बस यही करता रहता था। प्रीलिम्स के टाइम पे आप बता रहे थे ये आपकी प्रिपरेशन रही, सुबह से लेकर रात तक कितना टाइम आप स्टडीज़ को देते थे, कितना टाइम आप खुद को देते थे रिलैक्स होने के लिए? जब प्रीलिम्स की मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो फिलहाल जैसे मैं कुछ चीज़ें फिक्स रखता था। जैसे सुबह का मेरा 1-2.5 घंटे का शेड्यूल फिक्स था, मैं उसको पूरा फिक्स रखता था। उसमें मैं सबसे पहले सुबह उठ के 1 घंटा स्पीड मैथ करता था, जो हमारी टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स है उसको मैं करता था, क्योंकि बेस मुझे स्ट्रॉन्ग रखना था अपना। फिर मैं 1 घंटा एडिटोरियल पढ़ता था। पहले मैं खुद से पढ़ता था, जैसे कि मैंने बचपन से स्कूलिंग अच्छी की है तो इंग्लिश का मेरा कोर अच्छा था, जिसकी वजह से मैं लाइक रीडिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, तो एडिटोरियल में रीड कर लेता था। पर जैसा कि ना वो बहुत हाई लेवल होता है, तो निमिषा बंसल मैम को बाद में मैं देखता था वो कैसे रीड कर रही, फिर उनका जो उनकी अप्रोच थी, उस अप्रोच से मैं भी रीड करने की कोशिश करता था। तो ऐसे मैं डेली एडिटोरियल पढ़ता था और फिर आधे घंटे मैं रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ लेता था। ऐसे ही टाइम पास के लिए, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, बट स्टिल मैं आधे घंटे दे देता था कि चलो दे देते हैं आधे घंटे। तो ये सुबह का 2.5 घंटे मेरा फिक्स था। फिर मैं 2 घंटे कुछ क्वांट्स को देता हूँ और 2 घंटे रीजनिंग को देता हूँ। बाकी मैं ऐसा रखता था कि 5 बजे तक 6 बजे तक मैं फ्री हो जाता पढ़ाई से। फिर मैं वर्कआउट करने जाता था, क्योंकि आई लाइक वर्किंग आउट। जब करने लग जाओ तो बहुत अच्छा लगने लग जाता है, ज़रूरी भी है। हाँ, और माइंड को थोड़ा रेस्ट भी तो चाहिए। तो फिर वर्कआउट करता था, देन मैं फैमिली टाइम स्पेंड करता था। मैं ऐसा रखता था कि सुबह से 6 बजे तक बीच बीच में ब्रेक लेता था 1-2 घंटे के, पर 6-7 घंटे पढ़ता था, पर उसको बाद में 6 बजे के बाद नहीं पढ़ता था। मैं अपने आप को रेस्ट भी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 घंटे की स्लीप मैं हमेशा लेता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है मेरे ख्याल से।
लेकिन कुछ लोग हिंदी मीडियम से रहते हैं जो, बट उनके लिए आपको भी लगता है, हमको भी लगता है कि इंग्लिश काफ़ी टफ रहेगी, उनके लिए आपका क्या लगता है कि कैसे क्या स्ट्रेटजी उनकी होनी चाहिए? मेरे ख्याल से बच्चे ये गलती करते हैं, जैसे वो थोड़ा लाइक उनको लगता है कि ग्रामर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, रूल्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पर मैं इसमें मानता हूँ, लाइक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना पढ़ो, पढ़ना है तो पढ़ लो, इट्स अप टू यू, पर मैं जिस चीज़ में मांगता हूँ वो है रीडिंग। रीडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीडिंग जैसे कॉम्प्रिहेंशन आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर आप उसको पढ़ के कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे, तो क्या फ़ायदा ग्रामर लगाने का। तो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बचपन से लाइक आप खुद सोचिए, जैसे 7 साल का बच्चा इंग्लिश बोल ले रहा है, समझ रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जस्ट कॉज वो अच्छी स्कूलिंग करा है, वो 2nd क्लास में 3rd क्लास में स्टिल वो बोल ले रहा है, समझ ले रहा है, तो हम भी कर सकते हैं ना, क्योंकि उसने रीडिंग करी है और बोला है अच्छे से, तो बस हमें वही करना है। सो आपने इस एग्जाम के अलावा और कोई एग्जाम दिया था या सिर्फ एक एग्जाम दिया और वो क्रैक हुआ? ये था कि मुझे पता नहीं था कि देना है, तो जब मेरे कजन था एज 18 मांगते हैं, तो आई गॉट टू नो कि 2 एग्जाम है, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, तो मैंने सिर्फ एक ही एग्जाम भरा आरआरबी पीओ का, तो लाइक पॉसिबिलिटी बहुत कम थी क्योंकि सीट्स भी कम थी, बट स्टिल समहाउ क्लियर हो गया। किस्मत भी है एंड मेहनत भी है। अब आफ्टर 20 आपके और एग्जाम देने का है या यही करना है, लाइक और एग्जाम्स किसी और बैंक के लिए एग्जाम देने का कुछ प्लानिंग? लाइक अभी मैंने 20 की एज में कर लिया, तो लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया है, तो ऑफ कोर्स मैं और ग्रोथ के पीछे जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ में ग्रोथ रहनी चाहिए। आप जिस भी फील्ड में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप हमेशा ग्रोथ के पीछे भागो। तो अभी फिलहाल मैंने अभी तो कुछ प्लान नहीं किया, जैसे कि जब मेरा रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट आया, आई न्यू कि मेरा क्लियर हो गया, पर मुझे ये पता था कि अब 4-5 महीने कुछ नहीं करना, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग पूरा 4-5 महीने का रेस्ट, आई स्टार्टेड यूट्यूब चैनल। मैं उसमें टाइम देने लगा अपना, एंड समहाउ मेरी पहली वीडियो 60,000 व्यूज़ पहुंच गए, तो फिर काफ़ी लोग जाने मुझको, तो अभी तो मैं उसी में फिर टाइम देने लगा। तो यही वही है कि अपने आप को कभी रोकना नहीं है, हमेशा ग्रोथ के पीछे जाते रहो। तो अभी मैं 21 की एज पे आई प्रोबेबली गिव आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, तो मैं उसका सोचा हूँ। सो प्रीलिम्स खत्म हो गया आपका, तैयारी खत्म, एग्जाम खत्म, उसके बाद आपके पास गैप है, बहुत कम गैप है, तो जस्ट फोकस ऑन स्टडीज या आपने उसके बीच में कुछ किया, लाइक फन या बाहर घूमने गए या कुछ थोड़ा माइंड रेस्ट के लिए, या सीधा प्रीलिम्स खत्म होते ही आपने स्टडी स्टार्ट कर दी? तो जब मेरा प्रीलिम्स लाइक रिजल्ट आया, तो उस समय मैं काउंटर स्ट्राइक खेल रहा था, तो हुआ ऐसा कि तो मेरे दोस्त का कॉल आया, लाइक मैं गेमिंग में हूँ, मुझे लाइक मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में रहता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा रहना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं गेम खेल रहा था, तो मेरे दोस्त का कॉल आया, ही टोल्ड मी कि भाई रिजल्ट आ गया है। तो आई सेड कि अच्छा सही बताओ, देन ही सेड हाँ। मैं बोला अच्छा गेम में हूँ, आधे घंटे में देख के बताता हूँ। फिर हुआ ये, गेम खत्म हुआ, मैंने रिजल्ट चेक किया एंड आई क्लियर्ड इट। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैं आधे घंटे तक शॉक में था कि हाउ कैन इट हैपन, कि कैसे हो गया। मैंने तो उतना ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था, मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। पर आज जब मैं उस टाइम पे जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि इन सब के पीछे जो मेन चीज़ थी वो मेरी मॉक्स को देना था, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा मॉक्स दिए थे कि जब मैं फाइनल एग्जाम दे रहा था, जब मैं प्री का एग्जाम दे रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मॉक दे रहा हूँ, मैंने इतने ज़्यादा मॉक्स दिए थे। तो वही है कि मुझे लगा कि अभी तो लगता है कि मॉक्स कैसे हुआ, पर उस समय जब हुआ तो मैं काफ़ी शौक था कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर जब थोड़ा टाइम बीता, आधा घंटा हुआ, तो मैंने मम्मी को बताया, बहन को बताया, भाई को बताया, एंड वो भी काफ़ी खुश थे। बट मैंने उनको क्लियरली बता दिया किसी को नहीं बताना है, ये घर में 4 लोग के बीच की बात है, ये किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। तो किसी को नहीं बताया उन्होंने। फिर जब एंड रिजल्ट आया तभी सबको पता चला। तो वही हुआ था। बाकी जैसे कि आपने पूछा पढ़ना कैसे, लाइक प्री के बाद करना क्या है, तो जब मेरा जब मैं दे के आया था एग्ज़ाम, दे के आने से रिजल्ट का टाइम अलग था और रिजल्ट से मेंस एग्जामिनेशन का टाइम अलग था। जब मैं प्री का एग्ज़ाम दे के आया, तो उस टाइम मैं थोड़ा सा चिल भी था, मुझे लाइक 10-20% चांसेस थे कि हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा चिल था क्योंकि मुझे लग रहा था। तो फिर हुआ ये कि मैं जो मेरा शेड्यूल था उसको करता था, मैं पढ़ता था, बट मैं उतना ज़्यादा नहीं दे रहा था। ठीक है, मैं उतना ज़्यादा नहीं दे रहा था। फिर जब रिजल्ट आया था, जब रिजल्ट आने के बाद का टाइम, उस टाइम मैंने अपना जिम छोड़ दिया, मैंने सब छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था 15 दिन है, आई ओनली हैव 15 डेज। तो उसमें मैंने सब छोड़ दिया, मैंने फ़ोन वोन सब किनारे कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था उस समय, लाइक 15 दिन थे। तो मैंने क्या करा था, मुझे पता था क्वांट्स रीजनिंग मेरी अच्छी है, क्योंकि प्री निकला, काफ़ी अच्छे मार्क्स थे मेरे। और तो मुझे पता था जीएस एक बहुत बड़ा मेंस में वो आ रहा था, मेरे लिए डर नया। तो मैंने क्या किया, जीएस में मैं दिन में 4-5 घंटे जीएस को देता था। कंप्यूटर्स आती थी मेरे, आरआरबी पीओ में कंप्यूटर्स अवेयरनेस आती है, तो उसके लिए तो मैंने बीसी कर रखा है, मेरी कंप्यूटर्स ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मेरे एग्जाम में भी 25+ मार्क्स आए हैं, तो कंप्यूटर का कोई डर था भी नहीं, एंड कंप्यूटर्स भी चिल था। बाकी इंग्लिश भी आती थी, तो क्वांट रीजनिंग में मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कॉपीज़ भर दी थी प्रैक्टिस कर करके प्री में। बाकी जो मेरा मेंस का था, मैंने हर दिन एक मॉक दिया, मैंने अलग अलग मॉक सीरीज़ दी, ऑलिव बोर्ड दिया एंड टेक्स्ट बुक दिया। ठीक है, तो जब मैं मॉक दे रहा था,
तो मॉक में मेरा क्वांट्स रीजनिंग कवर हो जा रहा था, करेक्ट, ठीक है, कंप्यूटर्स भी कवर हो जा रहा था, इंग्लिश भी आधा कवर हो जाता था, बाकी मैं एडिटोरियल रोज़ पढ़ता था। बाकी मैं सबसे ज़्यादा टाइम जीएस को देता था। जीएस में देता था दिन रात 4-5 घंटे दे देता था। एक अफेयर्स क्लाउड के 100 Q&A आते, वो एक दिन में 100 क्वेश्चन आंसर पढ़ लेता था, फिर अगले दिन फिर उस 100 को पढ़ता था 1 महीने के, ताकि माइंड में एकदम वो बैठ जाए। तो जीएस में काफ़ी मेहनत की थी। बाकी क्वांट रीजनिंग मॉक्स रोज़ देता था मैं। तो मेंस में मेरा यही रहा। बाकी जब मुझे पता था कि 15 दिन है मेरे पास, तो उस समय मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने फुल मेहनत की। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब जो मैंने गलती की, ये मेरी कहीं ना कहीं गलती थी। हालांकि मैंने निकाल लिया, बट ये मेरी गलती थी कि मैं पहले दिन से नहीं प्रिपेयर कर रहा था। तो जब प्री का रिजल्ट आ जाए उसी दिन से प्रिपेयर करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। उसी दिन से प्रिपेयर करो, इक्वल मेहनत रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम डिटेलिंग में जाएं, जो प्रीलिम्स का सिलेबस होता है वो शायद थोड़ा इजी रहता है मेन से। तो अगर हम क्वांट्स की बात करें तो उस टाइम पे प्रीलिम्स के बाद मेंस की स्ट्रेटजी कुछ तो आपने चेंज की होगी, या सेम स्ट्रेटजी आपने जो वहाँ पे थी वो यहीं पे अपनाई? देखिए, जैसे मैंने बोला कि मैं अरिथमेटिक पे ध्यान नहीं देता था। मेरा जैसे स्पीड मैथ था वो तो कम हो जाता है मेंस में, ठीक है, पर डीआई का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने आरआरबी पीओ किया, उसमें भी लाइक स्पीड मैथ था पर बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो जो डीआई होता है मैथ्स में क्या करना होता है, जैसे जो कट ऑफ है वही 50%, लाइक अगर आप 50 कट ऑफ तो बहुत कम जाता है, पर जो 50% भी मार्क्स आप ला रहे हो ना आप मैथ्स में, आप अबव एवरेज हो। आपके क्वांट सेक्शन में सेक्शनल मार्क्स 50% भी आ रहे हैं तो आप अबव एवरेज हो। तो मेरे को पता था कि सब नहीं करना है। तो जैसे मैं अपने डीआई का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था और मैं हर दिन मॉक देता ही था। तो फिर मॉक से मैं डीआई करता रहता था। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ मॉक दे रहा था मैं, तो मैं मॉक देने के साथ मॉक को एनालाइज भी करता था। जैसे मैं बोला, मैं क्वांट्स रीजनिंग अलग से नहीं पढ़ता था पर मॉक में करता था। जैसे मैंने मॉक दिया, क्वांट्स के दे रहा हूँ, तो क्वांट्स मैंने कुछ क्वेश्चंस किए, तो जब मैंने वो करके लाइक बैठा, फिर आधे घंटे रेस्ट लिया, फिर जब मैं एनालाइज करता था तो मैं सबसे पहले देखता था किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा रहा हूँ। जो क्वेश्चन मैं कर लिया हूँ ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको, जैसे उसमें सबका एवरेज टाइम दिखाता है, तो अगर मैं एवरेज से अच्छा कर रहा हूँ तो मैं लाइक खुश होता कि ठीक है इसको हटाओ। जिसमें मैं देख रहा हूँ कि एवरेज टाइम कम है और मैं ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, मतलब वो डुएबल है जल्दी, तो मैं उसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता था। बाकी ऐसा जैसे मैंने बोला कि थोड़ा कॉम्पिटिटिव बिहेवियर है, तो यूट्यूब पे जैसे कोई लाइव मॉक दे रहा है, तो फिर जैसे मेंस का कोई मॉक दिया या कोई सेक्शनल मॉक दिया, तो मैं कोई टॉपर दे रहा है तो मैं उसकी अप्रोच भी देखता था कि उसने उसको कैसे सॉल्व किया और मैंने कैसे सॉल्व किया। तो मैं ऐसे कंपैरेटिवली कंपेयर करता रहता था। तो मैं बाकियों की भी अप्रोच देखता था, अपना भी लगाता था। तो मेंस के लिए यही स्ट्रैटेजी है कि जो मैथ क्वांट्स की है, यही सिलेक्टिव पढ़ो। 50% भी आ रहे तो आप अबव एवरेज हो, तो सिलेक्टिव पढ़ो, डीआई पे फोकस करो। अगर आपकी अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग है तो अरिथमेटिक फोकस करो। मेरी डीआई स्ट्रॉन्ग थी, मैंने डीआई पे फोकस किया। मेरा हुआ भी, अगर आज मैं बोलूंगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरी डीआई और पजल ये दोनों मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसकी वजह से हुआ। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की स्ट्रेटजी फॉर मेंस के लिए फिलहाल मैंने तो सिर्फ रीडिंग ही करा। और मैं आई बिलीव इन रीडिंग, क्योंकि रीडिंग एंड राइटिंग एंड बोलना, स्पीकिंग, अगर आप इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वो कोई सब्जेक्ट नहीं है हमारा। करेक्ट, ठीक है, इट्स अ लैंग्वेज। जैसे हिंदी है, अगर हम भी अभी सर्वनाम पूछे किसी से तो इस देश में 80% लोग नहीं बता पाएंगे। शायद बता दें, पर जो लोग स्कूलिंग नहीं किए वो नहीं बता पाएंगे, बट वो स्टिल बहुत प्रॉपर हिंदी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनने उसमें बोला है, उनने उसमें पढ़ा है। ठीक है, अब जैसे मैं हूँ 10th क्लास के बाद मेरी हिंदी हट गई थी, तो मैंने 12th में 11th 12th और 3 साल इधर ग्रेजुएशन में मैंने हिंदी नहीं पढ़ी। अभी मैं हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मुझे दिक्कत होती है पढ़ने में, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है, लाइक बहुत डिमोटिवेट हो जाता हूँ। मुझे बहुत लाइक एक होता है नहीं, एम्बेरेसिंग सा लगता है कि मैं अपने कल्चर की ही लैंग्वेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो फिलहाल अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट करा। मैं थोड़ा संस्कृत में भी गया कि मैं उसको ही पढ़ूंगा अब। तो फिलहाल मैं ये बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में एवरीथिंग इज़ रीडिंग। रीडिंग आप कर रहे हो अच्छे से। आप अगर आपसे एडिटोरियल नहीं पढ़ा जा रहा तो पढ़ो, नॉवेल पढ़ लो। नॉवेल नहीं पढ़ा जा रहा तो इंडियन राइटर की कोई इजी नॉवेल पढ़ लो। मतलब स्टार्ट करो रीडिंग से, क्योंकि जब आप रीडिंग करेंगे, जब आप उस स्टोरी को समझ जाएंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ मैंने ये पूरी इंग्लिश में पढ़ डाली, तो आप फिर ऑल लेवल अप करेंगे। तो मेरे ख्याल से इंग्लिश के लिए रीडिंग मस्ट है। बाकी थोड़ा बहुत ग्रामर कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ना करिए, बहुत सारा सा कर लीजिए। लाइक दिन में 10-15 मिनट दे दीजिए, कोई एक टॉपिक करना है तो कर लीजिए। बाकी मैं तो नहीं करा, मैं तो बस रीडिंग करता था। रीजनिंग पे जाएं हम, तो रीजनिंग का क्या डिफरेंस आता है प्रीलिम्स और मेंस में? तो रीजनिंग में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आता। लाइक रहता तो डिफरेंस है ही, प्री है वो मेंस है। पर अगर हम लोग जैसे देखें, अगर आपकी पजल सॉल्विंग अच्छी है, अगर आपने बहुत ज़्यादा पजल सॉल्व की है, जैसे कि आपको अपना माइंडसेट ऐसे रखना पड़ेगा। जैसे मैं अपना एक बताता हूँ। मैं एक बार यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, एक लड़की आई, वो बोली कि हाउ आई डिड 100 पजल इन अ डे, हाउ आई डिड 100 पजल इन अ डे। तो मैंने उसकी वीडियो क्लिक भी नहीं की, मैंने थंबनेल देखा, मेरे को ऐसा लगा कि यार ये भी कर सकते लोग। मैंने यूट्यूब बंद किया, सुबह के 7:30 बज रहे होंगे, मैंने बोला आज ही करना है। मैंने अपना आईपैड उठाया,
मैंने अपनी एक बुक थी पजल की, वो बुक उठाई, मैंने उस बुक से प्रैक्टिस सेट थे पीछे, मैंने हर एक शायद अड्डा की इस पजल की बुक थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, तो मैंने उसमें हर एक 100 पजल करी। हालांकि मैं कर पाया 75-78 कर पाया था, तो 78 कर पाया था। तो उसके बाद जब डे एंड हुआ फिर जाके मैंने उसकी वीडियो देखी, अच्छा इसने ये भी नहीं कर पाई थी, तो मुझे लगा कि अच्छा। तो वही है कि जब पजल कर रहे हो तो पजल में ये करना है कि पहले तो अगर आपकी पजल वीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नया स्टार्ट करें, करेक्ट, तो अगर आपकी पजल थोड़ी वीक पड़ रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पजल आपसे नहीं बन पा रही है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं क्या सजेस्ट करूँगा, कोई अच्छा ऐसा बंदा, जैसे यूट्यूब पे देख लो, अनअकैडमी देख लो, कहीं पे भी देख लो, पर ऐसा देखो लाइक जैसे अंकुश लांबा सर है, उनको देख रहे हैं हम लोग, तो वो जिस अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं उस अप्रोच को कॉपी करो, उसको अपने दिमाग में बैठा। उनके साथ अगर हम लोग बैठ के 10 पजल सॉल्व कर रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना उनसे, तो हमें उनसे सीखने मिलेगा कि पजल ऐसे सॉल्व करनी है, जैसे क्या पॉइंट्स लिखने हैं, क्या पॉइंट्स नहीं लिखने हैं। तो अब आते हैं हम लोग मिसलेनियस टॉपिक्स पे। तो जैसे मैंने बताया पजल की है, तो मिसलेनियस का क्या है, जैसे ब्लड रिलेशन है और बाकी आपका डायरेक्शन डिस्टेंस है, इनइक्वालिटी वगैरह, ये सब क्या है, ये सब में आप जैसे इन सब की थोड़ी बहुत ट्रिक्स भी होती हैं, प्लस जैसे इनइक्वालिटी की ट्रिक है डोर ओपन डोर क्लोज वाली, वो सब आप ट्रिक्स ये सब वन शॉट वाले। अगर आप इसको एक बार यूट्यूब पे देख लिए, आप एक बार देख लिए, बेस क्लियर कर लिए, उसके बाद आप उसको मॉक्स में देखें ना, अपने आप को बार बार उसी चीज़ में बेहतर करते रहते हैं। मेरे को एक चीज़ हमेशा क्लियर रही, चाहे रीजनिंग हो चाहे क्वांट्स हो, कि जो हमारा जो इस ऐसे टॉपिक्स हैं सिंपल वाले जिनसे कम क्वेश्चन, उसको मैं एक वीडियो देखता था यूट्यूब पे, ठीक है, और मैं उस वीडियो से ये सीखता था कि कैसे करना है। बाकी उस चीज़ को मैं बार बार मॉक्स में देता था ना, मैं बोला मॉक्स में बहुत देता था, तो मॉक्स में वो चीज़ मेरी बार बार और बेहतर होती गई, तो एग्जाम आते आते वो चीज़ मेरी बहुत फास्ट हो गई थी। तो वही है जो हमारे बाकी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, हमारे जैसे डायरेक्शन डिस्टेंस है, आप जब ऑलरेडी एग्जाम देने से पहले 100-150 डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन बना के जाओगे, तो आप क्यों एग्जाम में गलत करोगे, कोई चांस ही नहीं है। तो वही है, तो बाकी पजल स्ट्रॉन्ग करनी है। और जो मिसलेनियस टॉपिक इनइक्वालिटी वाला है, डोर ओपन डोर क्लोज देख लिया यूट्यूब पे, समझ लिया, उसके बाद देखा जाके मॉक में, बाद में वो बार बार कर रहे हैं, रिपीटेटिव कर रहे हैं, तो आप उसमें अच्छा करेंगे। कोई भी चीज़ है अगर हम लोग रिपीटेटिव करेंगे तो वो परफेक्शन हो जाएगी, अगर चाहे जो चीज़ हो। बाकी अभी और कोई मिसलेनियस टॉपिक अगर बच रहा हो रीजनिंग में, मेरे ख्याल से और कोई बच नहीं रहा, मतलब जितने भी सबका यही था कि ये तो कुछ की तो ट्रिक्स होती है, बाकी जिनकी ट्रिक नहीं है वो आप बेस मेथड पढ़िए, और उस मेथड को बार बार करेंगे वो आपका खुद ही फास्ट हो जाएगा। जैसे क्वांट्स में मेरे से लोग पूछते हैं कि कैलकुलेशन कैसे तेज करते हो, कोई ट्रिक लगाते हो, मैं नहीं लगाता, मैं इतनी कैलकुलेशन कर लिया हूँ कि जो मेरा वो है कैलकुलेशन स्पीड वही तेज़ हो गया, तो मुझे मैं लिख के ही करता हूँ आज भी, पर मेरी बाकी उससे तेज़ होती है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा की है, रिपीटेटिव काम वही हेल्प करता है। अभी क्या है कि सब बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि प्रैक्टिस या तैयारी कैसे करनी है। आपके पास इतना डेटा अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन कि किसी को समझ नहीं आता कि कहाँ से क्या स्टार्ट करें। अगर मैं आपसे स्टार्ट करूँ कि बुक्स, आप कौन कौन सी बुक्स रिकमेंड करेंगे? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि बुक तो सारी अच्छी हैं, वो आदमी पे डिपेंड करता है कि उसको क्या समझ आ रहा है। कुछ लोग होते हैं ना जिनका इंटरमीडिएट लेवल है मैथमेटिक्स, तो वो जैसे कोई ऐसी बुक लिए जो इंटरमीडिएट लेवल की है, वो उसको समझ लेंगे, पर कोई एकदम बिगिनर है उसको तो थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा ना। तो मैंने फिलहाल अड्डा का एक बंडल लिया था, उसमें 6 बुक थी, मैंने ये लिया था। बाकी जब मैं यूट्यूब पे बाद में देखा लोगों को, तो कुछ लोग क्वांटम कैट सर्वेश की वर्मा की सजेस्ट कर रहे थे, तो काफ़ी सारी बुक्स हैं। मेरा जो मेन पढ़ाई का सोर्स था, मैंने बुक्स मंगाई भी थी, पर मैंने बुक सिर्फ उसमें कम ही यूज़ की थी। जैसे बैंकिंग बिजनेस की बुक मैंने छुई नहीं थी, और इंग्लिश की बुक मैंने उसमें छुई नहीं थी, कुछ कम 2-4 ही बुक भी यूज़ की थी। तो जो मैंने ये बता रहा हूँ कि जो मेरा मेन प्रैक्टिस का सोर्स रहा है, वो मेरा रहा है मॉक्स, क्योंकि मॉक्स मैंने मुझे लग रहा है कि मैंने जितना मॉक दिया उतना मैंने बुक और PDF से मिला के भी नहीं पढ़ा होगा। मॉक देने से पहले सिलेबस को आपको आइडिया होना चाहिए, सिलेबस का होना चाहिए। मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ जो लोग नए बच्चे हैं, जो एकदम बिगिनर है, 1 महीने 2 महीने में, उनको मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप ना बैंक एग्जाम ऐसा होता है कि एक 10th क्लास का बच्चे को भी अगर दे दोगे वो पूरा सॉल्व कर लेगा, वो टाइम लगाएगा, इसमें टाइम की है ना, वो सॉल्व पूरा कर लेगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की PDF ले लो, कुछ भी ले लो रैंडम, आप उसको ना पूरा का पूरा सॉल्व करो। आपको 4 घंटे लग रहा है, आप 4 घंटे लगा, पर उसको पूरा सॉल्व करो। जब उसको पूरा सॉल्व करोगे ना, तो जो आपका प्रीवियस नॉलेज है उससे आप कनेक्ट कर पाओगे कि एग्जाम में क्या आ रहा है, तो उससे आपको इतना मेहनत, इतना हेल्प होगा, थोड़ा लोगों से ऑलरेडी आगे निकल जाओगे, एंड आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ कितनी हेल्प की। जो पिछली हमारी नॉलेज है वो हम अभी से कनेक्ट करेंगे ना, तो थोड़ा रिलेट करेंगे चीज़ें, तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो बिगिनर है वो भी जो मॉक दे रहे हैं उनको वैसे रखिए कि एक्यूरेसी भी फोकस करिए, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मॉक्स दीजिए। तो आपकी बातें सुन के ऐसा लग नहीं रहा है कि आप पहली बार एग्जाम आपने दिया है और क्रैक किया है।
मतलब इतनी इन डेप्थ नॉलेज होना, पूरा सोच समझ के ऐसे करना, इतनी डिटेल लेके आप बैठे हो, विच इज़ गुड। जब आपका मेंस का रिजल्ट आया वो क्या था वहाँ पे? आप कहाँ पे थे? आप घर पे थे? घर वालों का रिएक्शन क्या रहा? कैसा माहौल था? जब मेंस का काफ़ी फनी स्टोरी है ये। जब मैं मेंस दे के आया तो मैं थक गया था, मतलब हो गया, बहुत पढ़ाई हो गई, क्योंकि मैंने बोला ना 15 दिन पूरे दे दिए थे। मेरा सर पढ़ चुका था, मैं दिन में 10-10 घंटे पढ़ता था, ठीक है। पर हालांकि बस 15 ही दिन पढ़ा। मैं इसको लॉन्ग टर्म में नहीं बोलूँगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म पढ़ोगे तो भाई परेशान हो जाओगे। अपनी पढ़ाई को नॉर्मल रखो, 6-7 घंटे पढ़ो, पर कंसिस्टेंसी से पढ़ो। तो मैंने क्या किया, जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने मैंने बोला मैं अभी ग्रेजुएट ही हुआ था, तब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो जो मेरे ग्रेजुएशन के बहुत अच्छे दोस्त थे, सत्यम संस्कार, मैंने उनसे बात की, चलो मनाली चलते हैं। वो बोले कि नहीं यार, क्योंकि एक तो खाली बैठा था और एक ऑफिस कर रहा था, तो ऑफिस वाला बोला नहीं यार। फिर मैंने उसको मनाया, तो हम लोग का मनाली का ट्रिप हो गया। तो हम लोग मनाली गए। हम लोग एक माउंटेन था, उस पर चढ़ रहे थे, कोई मंदिर था, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। तो अब होता नहीं दोस्तों में कि बैग मैं टांगूंगा। तो हम लोग क्या करें, हम लोग बैग ऐसे उसने मुझे दिया, मैंने संस्कार रख दिया। तो हम लोग बोले कि ठीक है, इसको यहीं रखा रहने दो, लौट के आके ले लेंगे। बैग सत्यम का था। तो हम लोग चढ़ गए ऊपर, फिर नीचे आए, बैग गायब। उस बैग के अंदर कम से कम नहीं 25-30 हज़ार रुपये का सामान था। उसके अंदर कैश रखा था कम से कम नहीं 10-12 हज़ार रुपये, सब गया। एकदम टेंस हो गया हम लोग। करीब रात हो गई थी, शाम हो गई थी, 5 बज गए थे, अंधेरा हो गया था। मतलब बहुत रात नहीं थी, पर अंधेरा हो गया था, तो बैग ढूंढना बहुत मुश्किल होता। उतने में मेरे घर से फ़ोन आता है, तो बोलते कि रिजल्ट आ गया, तुम्हारा चेक करो। तो मैं बोला अच्छा फ़ोन रखो, अभी ना दिमाग ख़राब करो। मैंने काट दिया। एक बहन का फ़ोन था, छोटी बहन का फ़ोन था, तो उनसे ऐसी बात करता हूँ। मम्मी का होता तो अलग तरह से बोलता। तो फिर मैंने बैग बहुत ढूंढा, नहीं ढूंढा। फिर 4-5 घंटे बाद बैग नहीं मिला। 10 बजे होटल पहुँचा। फिर मैंने रिज़ल्ट चेक किया तो रिज़ल्ट निकल गया। फिर मैंने घर पे फ़ोन किया और मैंने बोला ठीक है, हो गया मेंस क्लियर, अब इंटरव्यू है। तो उन्होंने बोला अच्छा सही बताओ, निकल गया। उन्होंने बोला हाँ। मम्मी को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि यार ये कैसे कर ले रहा है, क्योंकि एक मेरा कज़न है, मेरे 2 कज़न हैं और काफ़ी लोग हैं, मतलब मम्मी के जानने में जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उनका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका नहीं निकल रहा, पर उन सबका नहीं निकल पाता। थोड़ा कभी कभी लक का भी होता है फैक्टर। तो मम्मी के मन में ऐसा माइंडसेट बन गया था कि एक बार में निकलने वाली चीज़ नहीं है ये, 2-3 साल देने पड़ते हैं। वो लोग भी जस्ट ही स्टार्ट किया था, उनको भी 1 ही साल हुआ है, तो उनका भी निकलेगा। तो हुआ ये कि मम्मी के माइंडसेट में ये बन गया था कि 2-3 साल तो लगते ही निकलने में। तो 4 महीने में मैं बता रहा हूँ प्री निकल गया, मेंस निकल गया। तो वो भी काफ़ी शौक में है, बोली दोबारा चेक करो। मैंने हाँ निकल गया, वो भी काफ़ी खुश हुई। फिर मैं भी वहाँ पे, फिर दोस्तों ने भी बोला पूरा खर्चा तुम उठाओगे। पूरा खर्चा भारी पड़ गया। फिर मेंस के बाद मैं चिल हो गया था कि अब इंटरव्यू देना है। तो आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि इंटरव्यू तो दे देंगे। तो इंटरव्यू की प्रैक्टिस में हुआ ये कि वहाँ पे 2 अच्छे पैनल मेंबर थे, रिटायर्ड पैनल मेंबर, तो वही थे। तो उन्होंने क्या करा, वो लोग मैं 5 दिन गया था मॉक इंटरव्यू देने। मैं इसमें इंटरव्यू में मैंने मॉक दिया। मैंने इंटरव्यू तो आपने हर जगह मॉक दिया? मैंने हर जगह मॉक दी। मॉक इंटरव्यू गया तो पहला वाला मेरा काफ़ी खराब गया। मॉक आपकी लाइफ का बेस्ट पार्ट बन चुका है कह सकते हैं। तो जब मैं पहला मॉक दिया तो काफ़ी खराब गया। वो जो मेंबर थे उन्होंने ही बोला कि यार तुम बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करते हो चीज़ों को, तुम बहुत तेज बोलते हो, धीरे बोलो, सामने को समझ तो आए क्या बोल रहे हो। I can feel that। तो हुआ ये कि तो फिर मैंने अपने आप को स्लो करने की कोशिश की और बोला तुम कॉन्फिडेंट हो पर तुम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जा रहे हो, तुम ऐसे चीज़ों को गलत बता दे रहे हो, जो मैं पता है गलत है, लेकिन फिर तुम ऐसे क्यों बोल दे रहे हो, बोलो नहीं आता। हाँ यार, हाँ सर ये भी सही है। तो फिर 5 दिन में मेरे को बहुत इंप्रूवमेंट हुआ मॉक इंटरव्यू से। तो मॉक इंटरव्यू ने बहुत हेल्प की। बाकी मुझे इंटरव्यू में तो इतना कॉन्फिडेंस था कि आई विल डू इट। हालांकि वो मेरा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस था स्टार्ट में, पर अब वो बाद में वो कॉन्फिडेंस बदल गया 5 दिन बाद। तो इंटरव्यू में आई स्कोर्ड प्रीटी गुड। मेरा पहला इंटरव्यू था लाइफ का। इससे पहले मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। इससे पहले एटलीस्ट मैंने कोई एग्जाम ही नहीं दिया ना, मैंने IIT वगैरह दिया ना, मैंने ये मेरा पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम था। अरे वाह, ठीक है। तो और पहला इंटरव्यू था, तो आई स्कोर्ड 85 आउट ऑफ 100 इंटरव्यू में। तो उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोर आया और वो मॉक इंटरव्यू की भी हेल्प हुई। बाकी कॉन्फिडेंस रहता है ना। बाकी जो सामने पैनल मेंबर थे उनको भी लगा कि एज कम है और कॉन्फिडेंट है, तो फिर वही इसलिए शायद अच्छे मार्क्स मिल गए। बाकी जो इंटरव्यू है उसके लिए अगर मैं कुछ सजेस्ट करना चाहूँ, हाँ प्लीज़, वही आने वाला था कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करी आपने, या सिर्फ मॉक किया या और कुछ भी कुछ था कि ये वीडियोस देखी वो किया सब कुछ? जब मैंने जो मैं बोलता हूँ ना कि मैं लोगों से सीखने की बहुत कोशिश करता हूँ, थोड़ा कॉम्पिटिटिव बिहेवियर है। तो मैंने क्या करा, जो लोग इंटरव्यू दे चुके, जो लोग सेलेक्टेड है, उनकी वीडियोस देखा, उनने जो बोला मैंने वो करा। उनने बोला कि मैंने बहुत सारी वीडियोस देख ली, तो मुझे ये पता चला कि काफ़ी लोग गलत आंसर दे के भी 80 मार्क्स 70 मार्क्स पा रहे थे आराम से। ओके। तो मुझे लगा कि दे आर नॉट चेकिंग आर नॉलेज, क्योंकि भाई
प्री था, मेंस था, उनने नॉलेज देख ली। अब बचा इंटरव्यू, उसमें तो पता है क्लर्क का इंटरव्यू नहीं हो रहा है, ऑफिसर का हो रहा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उनको आपके अंदर ऑफिसर वाली क्वालिटीज़ चाहिए, तो आपको अपने अंदर वो ट्रेट दिखानी पड़ेंगी। तो आपको एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना पड़ेगा चीज़ों को, बिल्कुल लाइक लाउड रहना पड़ेगा, एकदम धीरे बोलोगे, ऐसे रहोगे तो नहीं चलेगा। तो जैसे कि जब मैं इंटरव्यू पैनल में एंटर किया तो उन्होंने बोला और यश जी बैठिए कैसे हैं, तो मुझे हंसी आ गई। तो उन्होंने बोला और बताओ क्या पढ़ के आए हो, तो मैंने बोला क्या पढ़ के आए हो सर, मैं कुछ पढ़ के तो नहीं आया हूँ, क्योंकि अब स्पेसिफिकली कुछ पढ़ के नहीं आऊँगा, जो बेसिक नॉलेज है वो आती है, बाकी करंटली अवेयर क्या चल रहा है। तो वो भी हंसने लगे, बोले कुछ पढ़ के नहीं आए हो, नहीं सर इंटरव्यू के लिए कैसी प्रिपरेशन, तो वो भी काफ़ी हंस के खुश होकर बोले। तो फिर उनने मुझसे बैंकिंग अवेयरनेस का पूछा, तो मतलब मैंने 2-4 क्वेश्चन के आंसर बताए, फिर वो थोड़ा डीप जाने लगे, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज तो थी नहीं क्योंकि मैं 4 महीने प्रिपेयर किया, 5 महीने। तो मैंने उनसे बोला सर मेरी 5-6 महीने की प्रिपरेशन है, ऐसा मतलब मुझे बहुत डीप तो नहीं आता बैंकिंग में, मैंने अभी ग्रेजुएट हुआ तभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने एज पूछी, मैंने बोला 20, तो वो भी काफ़ी है सही बताओ। तो लाइक पैनल बहुत अच्छे होते हैं, हम लोग बहुत डरते हैं फर्जी, पर पैनल मेंबर बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा लगता है कि कोई दोस्त से बात कर रहे हैं, वो लोग इतना कंफर्टेबल कर लेते हैं, हंस के बात करते हैं ऐसे। तो फिर मुझे भी काफ़ी अच्छा फील हुआ। तो ये सब स्टार्ट की बात है, फिर मैं भी एकदम कंफर्टेबल हो गया, फिर एकदम अच्छे से बात किया। तो दे आस्क्ड मी मोर अबाउट माई लाइक ग्रेजुएशन एंड लाइक जो मेरे बारे में, जैसे कि उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा, हालांकि मैंने ये बोल भी दिया था कि मुझे बैंकिंग में ज़्यादा पता नहीं इसलिए ना पूछा, पर दे आस्क्ड मी अबाउट माई ग्रेजुएशन की BCA में क्या करा। उस समय ट्विटर का CEO फायर हुआ था, मतलब कौन फायर हुआ, थोड़ा करंट। देखिए जो इंटरव्यू बेस होता है वो होता है हमारा करंट अफेयर्स पे, करंटली क्या चल रहा है, और आपकी ग्रेजुएशन पे। लाइक जो लोग इतना बजट वगैरह पढ़ के जाते हैं उतना नहीं पढ़ना, उतना डीप में नहीं जाना है, क्योंकि दे आर देयर टू चेक योर ट्रेड्स, कि आपके अंदर क्या ट्रेड्स हैं ऑफिसर वाली, कि आप करंट, जैसे अगर आप ऑफिसर हैं तो एक्सपेक्ट करता है इंटरव्यूअर कि आप करंटली अवेयर हो कि दुनिया में चल क्या रहा है, देश दुनिया में चल क्या रहा है। उसको ये नहीं मतलब है कि आपको कोई 4 साल पहले जो हुआ था उससे कुछ मतलब नहीं, आपको ये पता चलना है कि अभी क्या चल रहा है। तो वही देखते हैं कि अभी करंटली आप अवेयर हो चीज़ों से, और सब कुछ इंटरव्यू में यही होता है कि आप अपना, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा जो आपका प्रीवियस जो ग्रेजुएशन करें हैं आप, उसके बारे में जानिए। इंटरव्यूअर लाइक बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, वो बहुत एकदम दोस्त की तरह ही बात करते हैं, काफ़ी आपको कंफर्टेबल कर लेते हैं, आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता कि आप इंटरव्यू देने आए हो, क्योंकि भाई उनको लाइक इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो और काफ़ी एज भी होती है उनकी, तो वो लोग काफ़ी कंफर्टेबल कर देते हैं आपको। जो लोगों के अंदर इतना डर रहता है ना कि पैनल रहेगा, ये रहेगा, कैसे करेंगे, कैसे क्या होगा, तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो इंटरव्यू हम लोग दे रहे हैं उसमें हम लोग को इतना डरना नहीं है, और ये सब जो हम लोग बजट वगैरह पढ़ते हैं तब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या पढ़िए, करंटली अवेयर रहिए जो करंट चल रहा है, क्योंकि ऑफिसर की ट्रेड्स क्या होती है उसको, लाइक अगर एक ऑफिसर हो, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो डाउनग्रेड है ना कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो आप करंटली अवेयर हो देश दुनिया में चल क्या रहा है, और वो आपका बैकग्राउंड थोड़ा पूछते हैं ताकि वो चीज़ों को कनेक्ट कर पाए, और आपका ग्रेजुएशन भी थोड़ा पूछते हैं, तो ग्रेजुएशन में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और गैप वैप है तो गैप वगैरह पूछेंगे कि क्यों करा। बाकी वो लोग काफ़ी कंफर्टेबल कर देते हैं, दे आर ओनली देयर टू चेक लाइक क्या आपके अंदर ट्रेड्स है ऑफिसर वाली, क्या आपके अंदर पर्सनैलिटी है। दे वोंट चेक योर कि आप कितना इन्फॉर्मेशन रखे हो, कितना नॉलेज रखे हो। तो फिर आपको क्या प्रिपेयर करना है, आपको करंटली अवेयर रहना चाहिए। एक ऑफिसर के अंदर करंट ट्रेड्स होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि करंटली अवेयर है आदमी। और दूसरी चीज़, आपका जो बैकग्राउंड है वो पूछते ताकि चीज़ों को कनेक्ट कर सकें। और जो आपका, जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया था कंप्यूटर एप्लीकेशन में, मैंने BCA करा है, तो मेरे को कंप्यूटर्स की नॉलेज मतलब काफ़ी ज़्यादा थी। मैं वेबसाइट वगैरह बनाया था मीन स्टैक पे, एंड मैंने पूरी फाइल बनाई थी लास्ट ईयर में, तो कंप्यूटर्स की मुझे काफ़ी नॉलेज थी। वो मैं उस फील्ड में गया नहीं, उसके रीज़न अलग थे। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि करंटली अवेयर रहो, बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग रखो, जैसे जहाँ से बिलोंग करते हो वो जानो। वो आपसे बात करे तो उनको ऐसा लगे ना कि एक ऑफिसर से बात कर रहा है, ऐसा ना लगे कि किसी गीक से बात कर रहा है जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके आया है, ऐसा नहीं। बस एक नॉर्मल आदमी रहे जिसको नॉलेज हो अच्छी खासी, कोई सब कुछ सबको नहीं पता होता, ये बात वो भी जानते हैं, तो वही चीज़ है। अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन प्रिपरेशन और ऑफलाइन प्रिपरेशन की बात, आपको क्या लगता है, दोनों बैलेंस है, या आपको ऑनलाइन ही ज़्यादा बेटर ईजी लगता है, या ऑफलाइन प्रिपरेशन करना ईजी लगता है? मतलब ऑनलाइन क्यों बेहतर है मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक काफ़ी ज़्यादा चीप पड़ जाता है ऑफलाइन से, काफ़ी ज़्यादा चीप पड़ जाता है। एंड सेकेंड थिंग, आप एक ही चीज़ रिपीटेटिवली देख सकते हो, आप दूसरों से खुद को कंपेयर कर सकते हो, आपके पास एक बहुत बड़ी ऑडियंस है खुद का लेवल देखने के लिए। आप ऑफलाइन मान लीजिए, बट आपको लगता नहीं कि डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं ऑनलाइन में? वो तो आदमी के फोकस पे है। अगर मेरा क्या माइंडसेट, अगर आपको इंस्टाग्राम डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो अनइंस्टॉल कर दो, बात खत्म।
ईजी। अगर आपको यूट्यूब ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करे, आप शॉर्ट देख रहे हो तो लाइक अपना माइंडसेट इतना स्ट्रांग, देखो बैंक एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, जब तक माइंडसेट नहीं स्ट्रांग है वो क्लियर नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से जैसे आपको कुछ भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो उसको हटा दो। जैसे कोई ऐसी जगह से पढ़ लो जहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल चीज़ें हो, या फिर मैंने क्या किया था, मैंने नया चैनल बना लिया था और मैं सिर्फ उस पर एजुकेशनल वीडियोस देखता था। मैं सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस देखता था, तो उसमें जो मेरा डिस्ट्रैक्शन नहीं था, सजेशन में एजुकेशनल वीडियो आ रही तो कोई दिक्कत ही नहीं। और उस समय योगी जी ने एक फ़ोन बांटे थे सैमसंग के, तो वो फ़ोन मुझे मिला था। बाद में मुझे वो फ़ोन मिल गया, तो मैं अपना, जब मेरा एग्जाम आया था, मैं अपना जो मेरा मेन वाला फ़ोन है उसको मैं हटा देता था, उसको मैं पूरा दिन छूता था और मैं वो योगी जी वाले फ़ोन से फ़ोन चलाता था। अब उसमें सिर्फ एजुकेशनल वीडियो, सिर्फ वही सब है, तो बस मैं वही में लगा रहता था। तो वही चीज़ें अपने आप को, अब वो तो खुद करना पड़ेगा, अब उसमें कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। ऑफलाइन स्टडीज़ में भी डिस्ट्रैक्शन है, वे सब जानते हो। ऑफलाइन स्टडीज़ में डिस्ट्रैक्शन है, आपको क्लास जा रहे हो आप और टाइम भी जाता है। मतलब मैं ऑनलाइन इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि आपके पास आपको बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर मिलता है, बहुत ज़्यादा लोगों से कंपेयर करने का मौका मिलता है, आपको आपकी लेवल पता चलती है। जैसे कोई मॉक दे रहे हो, उसको 1 लाख लोगों ने दिया, आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। परसेंटाइल देखो, 95 परसेंटाइल है, आपको पता है टॉप 5000 लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। आप 95,000 लोगों के आगे हो, और वो ऐसे 95,000 जो एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे 5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, उन 10 लाख लोगों में सिर्फ 50,000 ऐसे होते हैं जो सीरियस होते हैं, बाकी 9,50,000 ऐसे ही होते हैं। अब सोचिए जो सीरियस है वही मॉक देते हैं, और आप उन सीरियस के भी टॉप 5% में हो, मतलब आप टॉप 5% के टॉप 5% में हो। तो ऐसे कॉन्फिडेंस मैं अपना ऐसे ही बिल्डअप करता था। तो मैं भी यही कहूँगा कि अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। जो गलतियाँ हुई उससे रिग्रेट करने की जगह उससे सीखो, ठीक है। जैसे कोई पजल देर से बनी तो उसको लेके रिग्रेट करो, यार मेरा नहीं हो सकता, 5 मिनट लगा दिया, इतनी सिंपल सी पजल थी, उसको लेके रिग्रेट क्यों करना। उससे सीखो कि अरे इतनी छोटी सी गलती थी, अगली बार से नहीं करूँगा। चीज़ों को जाने दो, नेगेटिविटी से दूर रहो। यू शुड नॉट रिग्रेट फ्रॉम इट, यू शुड लर्न फ्रॉम इट। सिंपल सी चीज़ है। ये सारा फोकस आपको गेमिंग से मिला या वैसे? हाँ, जैसा मैंने बताया, काउंटर स्ट्राइक मैं बहुत खेलता था, क्योंकि उसमें सिर्फ फोकस ही करना पड़ता है। तो उसमें मेरे हाथ में कीबोर्ड है, माउस एंड एम है, तो उसमें बहुत, एंड मैं गेमिंग को भी बहुत बड़ा थैंक्स दूँ। जैसे कुछ गेम्स होते हैं, जैसे असिस्टेंस क्रीड है, टूम रेडर है, प्रिंस ऑफ पर्शिया है, तो इन गेम्स में क्या होता है, इतनी आपने बुक्स के नाम नहीं बताए जितने आपने गेम्स बताए। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग जाके खेलो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मेरी ने इस तरह से हेल्प की। जैसे मैंने इन गेम्स को खेला तो इसमें भी प्रॉब्लम सॉल्विंग थी ना, 4 डोर हैं, एक में गया, आगे तक गया, कुछ नहीं मिला, वापस आके दूसरा ट्राई किया, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना। तो मुझे पता चला कि पीछे से हिंट्स लेके आगे कैसे सॉल्व करना है। तो वैसे पजल भी पीछे से हिंट्स लेके चीज़ों को कनेक्ट करिए, हर चीज़ में प्रॉब्लम सॉल्विंग है। काउंटर स्ट्राइक में बहुत खेलता था, क्योंकि उसमें बहुत कॉम्पिटिटिव थी चीज़ें, लाइक उसमें रैंक अप होता रहता था। अब जैसे इस देश की काफ़ी ज़्यादा जनता बीच में पबजी मोबाइल बहुत चला था, बहुत खेलती थी, क्योंकि सबके अंदर का वो जो कॉम्पिटिटिव आदमी था वो बाहर आ रहा था कि भाई मुझे भी रैंक पुश करना है, मेरा ये दोस्त एस है या कुछ भी है, एस ऐसे ही कुछ होता है, तो मैं क्यों नहीं। तो लोगों के अंदर वो जो कंपटीशन वहाँ पे था, वो कंपटीशन अगर आदमी यहाँ पे दे देना तो बहुत कुछ बदल सकता है। सो यस, ये सब तो बात होगी, पढ़ाई की होगी, सब चीज़ें होगी। अब चलते हैं एक फन सेगमेंट की तरफ, रैपिड फायर। अभी आपका कॉम्पिटिटिव बिहेवियर टेस्ट होगा। सोचना नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, जो आए सीधा बोलो, जो आए सीधा बोलते हैं। मूवीज या ओटीटी वेब सीरीज, ये क्या पसंद है आपको? हाँ, मूवीज। ओटीटी वेब सीरीज थोड़ा लंबी से डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। लास्ट मूवी KGF 2, एक साल से कुछ नहीं देखा। KGF 2 देखी थी लास्ट। ओके। अगर एक आपको सुपर पावर मिल जाए तो क्या पावर होनी चाहिए? I would rather print money or go invisible, something like this only. ओके, सही प्रोफेशन में जा रहे हैं आप। आपको गुस्सा क्या दिलाता है? सबसे ज़्यादा गुस्सा क्या चीज़ है? सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे क्या दिलाता है? वैसे तो कुछ नहीं दिलाता, मेरी काम माइंड पर्सन, पर अगर कुछ गुस्सा दिलाता है तो लाइक व्हेन पीपल डिच, कुछ और बोल के कुछ और कर दें, लाइक व्हेन दे आर नॉट रियल, कोई कुछ बोल रहा है पर है कुछ और, आई डोंट लाइक दैट। लास्ट गूगल सर्च बताओ, अपना बताना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा, देख लो। हाँ बिल्कुल, इस हंसी के पीछे क्या राज है बताओ। नहीं, मुझे याद नहीं है इसलिए मैं हंस रहा हूँ। लास्ट गूगल सर्चेज वो व्हाट इज हाउसकीपिंग। नहीं, मैं होटल में था
तो मुझे पता है क्या होता है, बट आई वाज जस्ट लाइक मुझे एक नाइफ मंगाना था, नहीं नाइफ बोल रहा हूँ, एक स्पून मंगाना था। तो मुझे ये देखना था रिसेप्शन पे कॉल करूँ, किचन कॉल करूँ, हाउसकीपिंग कॉल करूँ। तो मैंने सर्च किया व्हाट इज हाउसकीपिंग, जस्ट टू क्लैरिफाई माई सेल्फ कि हाउसकीपिंग लिटरल होता क्या है। तो फिर मैंने हाउसकीपिंग कॉल किया। अच्छा है, ये बेस्ट है, अभी तक का बेस्ट रैपिड फायर का आंसर है, अभी तक का बेस्ट। फेवरेट सॉन्ग? आरंभ है प्रचंड। सिर्फ सुनते हुए गाते हो? सिर्फ सुनता हूँ गाना लग तो रहा है। आई लाइक हिप हॉप म्यूजिक या रैप टाइप का, तो वही अच्छा लगता है। फेवरेट रैपर? अभी तो फिलहाल आई एम लिसनिंग टू नरसी, कॉज ही इज़ लाइक वो, मतलब आई एम वेरी मच इनटू माय रिलीजन। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है हिंदुज़म के बारे में जानना एंड उसके बारे में पढ़ना। लाइक विष्णु जी के 10 अवतार एंड सारे श्री राम श्री कृष्ण सब के बारे में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो उसके सॉन्ग्स काफ़ी रिलेट करते हैं, लाइक जो मेरे इंटरेस्ट है। तो नरसी गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? आई वुड हॉलीडे डेस्टिनेशन पेरिस। ओके, ज़्यादा हो गया। नहीं जा पाऊंगा। अरे क्यों नहीं जाओगे यार, हमें भी साथ लेके जाना। ज़रूर। ओके, ये तो काफ़ी अच्छे आंसर दिए आपने, एक्चुअली अच्छे आंसर दिए आपने काफ़ी। थैंक यू। हमारी टीम की तरफ से, हमारी अनअकैडमी की तरफ से आपके एक छोटा सा गिफ्ट। अरे थैंक यू वेरी मच। यस, हमारी एक प्रथा है अनअकैडमी की, यहाँ पे आप आए हैं तो आपके जैसे और भी लोग यहाँ पे आए हैं, इसलिए आप एक किसी अपने फ्रेंड को या जो भी है आपके रिलेटिव या नोन में, जिनको आप टैग कर सके, जिनकी मोटिवेशनल स्टोरी हम बाकियों को शेयर कर सकें। सो मैं सागर नंद को टैग करना चाहता हूँ। उन्होंने लास्ट ईयर IBPS PO क्रैक किया है, करंटली आई गेस ही इज़ इन अहमदाबाद, ऐसे ही है। तो मैं उनको टैग करना चाहता हूँ। तो सागर, हम जल्द से जल्द आपको यहाँ पे बुलाएंगे, हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रीच करेगी। तो यार आपके साथ बहुत मज़ा आया आपसे बात करके यहाँ पे, लेकिन जाते जाते जो अभी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे, उनके लिए एक मोटिवेशनल मैसेज। पहली बात तो देयर इज़ नथिंग लाइक मोटिवेशन इज़ लाइक टेम्प्रेरी होता है। आज भी बोल दूंगा, 2 दिन रहेगा, तीसरे दिन भूल जाओगे कौन यश वर्मा कौन क्या। तो मैं एक लाइक रियलिटी चेक दूँ आपको। तो व्हाट विल क्लियर योर एग्जाम इज़ कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन। आप कंसिस्टेंट रहो, चाहे आप अगर आप अपने डाउनफॉल पे भी हो, स्टिल पढ़ने की कोशिश करो। भले 2 घंटे पढ़ो, घर में शादी चल रही 1 घंटे पढ़ो, पर पढ़ो, लाइक कंसिस्टेंसी से पढ़ो अपने आप को। और दूसरी चीज़ व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज, जैसे आप टाइम टेबल जब बनाते हैं आप लोग, तो जैसे सपोज आप टाइम टेबल बना रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ वहाँ पे टाइम लिखना कि 8 से 10 ये पढ़ेंगे, 5 से 12 ये पढ़ेंगे, ये सब नहीं, उसमें अपने आप को टारगेट्स दो। क्योंकि जब आप टारगेट अचीव करोगे तो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा टाइम में नहीं मिलने वाला। जब टिक मारोगे ना कि यस आई डिड इट, तो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो ऐसे नहीं मिलेगा। तो मैं ये कहूँगा कि करते रहो, वन डे यू विल सक्सीड, आई एम श्योर भाई, सब होना है। बस अच्छे से मॉक देते रहना, मॉक बस मॉक दो, सिलेबस क्लियर करो, उसके बाद मॉक दो। और मॉक से डरना नहीं है, मार्क्स कम आएंगे, कोई बात नहीं, अगली बार ज़्यादा आएंगे। अपने आप को टारगेट्स दो जब आप पढ़ रहे हो, जैसे सिर्फ मॉक्स तो दोगे नहीं, तो जब आप कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ोगे तो जो पढ़ रहे हो ना, तो उसमें जो टिक का एक ऑप्शन रखो कि आज मुझे, जैसे आपने 5 सिम्प्लीफिकेशन 5 अप्रोक्सीमेशन, तो लिखो 5 सिम्प्लीफिकेशन 5 अप्रोक्सीमेशन, और फिर बाद में उसको टिक मारो। ठीक है, टू डू लिस्ट सुबह बना लो, 10-15 मिनट लगेंगे, पूरा बना लो, फिर उसको करो। अगर आप उसका 70% भी कर रहे हो ना, तो भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बिकॉज मैं भी कभी पूरा नहीं कर पाया, 60-70% मैं भी रहता था। तो यही कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी से पढ़ो, रोज़ पढ़ो, और खुद पे बिलीव रखो यार। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बैंक एग्ज़ाम। और जिन बच्चों को इंग्लिश डर लगता है, इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। 7 साल का बच्चा बोल रहा है, सब बोल लेते भाई। ऐसे बच्चे मैंने देखे, मैं क्लास 12th में था, लाइक मैंने अच्छी स्कूलिंग की, तो वहाँ पे सब इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा कॉमन थी। तो मेरे क्लास में ऐसे बच्चे थे जिनको अगर तुम डिवाइड करना बोल दो, जैसे 216 को 14 से डिवाइड करना बोल दो, वो नहीं कर पाएंगे। वो 2 डिजिट 3 डिवीजन नहीं कर पाए, पर इंग्लिश उनकी इतनी फ्लुएंट है, पूछो मत। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने पढ़ी है, बोली है, सीरीज़ देखी है। तो भाई ये कि इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, उससे नहीं डरो। बाकी कंसिस्टेंसी से पढ़ो, मॉक्स दो, और क्या, बस। सो यस, काफ़ी मोटिवेशनल बातें हो गई। अब अच्छा लगा आप यहाँ पे आए, हमसे मिले और आपने अपने व्यू शेयर किए। आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।